जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामवेगिक बुद्धि की, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे आप देखेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहीं आपको लिखा मिलेगा, इसके साथ साथ भावनात्मक लब्धि के रूप में मिलेगा, और तीसरा आपका मिलेगा भावनात्मक प्रज्ञता। आप कहीं कहीं पर देखेंगे EQ लिखा होगा, तो उसमें भावनात्मक लब्धि के रूप में ये जाना जाएगा। ठीक है, वैसे हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में ही से जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने MPPSC मेंस पेपर 4 के 4th पॉइंट तक कवर कर लिया है। ये 5वां बिंदु है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सामवेगिक बुद्धि है क्या, उसकी अवधारणा क्या है, इसके साथ साथ प्रशासन शासन में इसकी उपयोगिता क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसकी अवधारणा क्या है, ये है क्या, सामवेगिक बुद्धि है क्या, इसकी अवधारणा क्या है और इसका जो विकास हुआ है किस प्रकार से हुआ है। इसके साथ साथ इसके महत्व और इसके दक्षता के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचा हुआ है, जैसे आपका प्रशासन शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग, और साथ में 2 मॉडल हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, डेनियल गोलमैन का और पीटर सैलोवी का। ये जो मॉडल है दोनों हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने साइड में लिखा है सफलता की कुंजी, तो सामवेगिक बुद्धि जो है ये सफलता की कुंजी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रशासन में और शासन में। ठीक है, तो एक लोक सेवक होने के नाते इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी परिभाषा के साथ स्टार्ट करते हैं कि सामवेगिक बुद्धि आखिरकार है क्या, सामान्य अर्थों में जानने का प्रयास करते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखा गया है कि अपनी भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों के मनोभावों को समझने का एवं उनका प्रबंधन करने की जो क्षमता होती है या योग्यता होती है, उसे क्या कहा जाता है, सामवेगिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, मैंने मनोभाव को अंडरलाइन किया हुआ है, उसके नीचे भावनाओं को भी लिखा है, तो आप मनोभावों की जगह भावनाओं भी लिख सकते हैं। साथ में प्रबंधन और नियंत्रण, इन दोनों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे कि एक क्षमता है, क्या है, दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि यह एक क्षमता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की मनोभावों को या भावनाओं को समझने का एवं उनका नियंत्रण करने की इसमें कोशिश करता है या प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अभी देखें सामवेगिक बुद्धि की यदि बात करें तो इसमें संवेग छिपा हुआ है, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें तो इसमें भावना छिपी हुई है। ठीक है, यदि आप संवेग को देखें तो संवेग का अर्थ ही होता है कि जिसमें वेग हो। ठीक है, तो ये जो बुद्धि होती है, सामवेगिक बुद्धि जो होती है, इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, साइड में आप देखें स्टार में लिखा है मैंने, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके साथ साथ अनुभव भी बढ़ते चले जाएंगे, और जब आपके अनुभव बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका विकास होता जाएगा। तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि ये बुद्धि नहीं है मेरे अंदर तो मेरा विकास या मैं समाज का या प्रशासन का कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसका विकास धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ता चला जाएगा तो आप इसका विकास कर पाएंगे, और ये सीखने की योग्यता है। आगे हम देखेंगे, डेनियल गोलमैन ने कहा था कि सीखने की योग्यता है, आप इसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पर IQ में ऐसा नहीं होता, वो भी हम लोग अंतर में देखेंगे कि IQ और EQ में अंतर क्या होता है, तो उसमें आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि इनमें ऐसा होता है कि आप EQ जो होती है आपकी, तो उसको आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आप उसे सीख सकते हैं, पर IQ में ऐसा नहीं होता, उसमें एक उम्र के बाद क्या होता है कि IQ लेवल आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि आखिरकार आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो मैंने 2 एरो बनाए हैं। जो पहला वाला एरो है उसमें आप देखेंगे कि जिसकी उच्च गुणवत्ता वाली जिसकी सामवेगिक बुद्धि होती है या जिनमें सामवेगिक बुद्धि का गुण पाया जाता है, वो लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, आप देखेंगे प्रशासन में या शासन में वो काफ़ी मिलनसार होंगे। ठीक है, लोगों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और उनसे काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, उनसे उनका जो संबंध होता है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे उत्साही होते हैं। तीसरा देख लेते हैं प्रेरक। ठीक है, मोटिवेटर के रूप में आपको मिलेंगे, अच्छे श्रोता के रूप में मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ निर्णायक, सकारात्मक, सतर्क
और मजबूत इच्छा शक्ति वाले आपको मिलेंगे। सतर्क कैसे होंगे और सकारात्मक कैसे होंगे, निर्णयात्मक कैसे होंगे, तो इसमें देखेंगे आप कि कोई भी डिसीजन होगा वो काफ़ी सही तरीके से देंगे, सभी उसमें चीज़ें देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है और सही निर्णय पर पहुँचेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं सकारात्मक, तो हमेशा पॉजिटिव रहा करेंगे। जो कार्य वो अपने प्रशासन में करेंगे उनके प्रति वो हमेशा, जो प्रशासन और शासन के प्रति हमेशा सकारात्मक रुख उनका रहेगा और कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, जन कल्याण का कार्य वो सही दिशा में कर पाएंगे। ठीक है, तो सकारात्मक ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं सतर्क। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि चारों तरफ बाढ़ आई हुई है और इनमें से कुछ ऐसे प्रशासक भी होते हैं जो पहले से सतर्क होते हैं कि हमें यदि असम क्षेत्र में बाढ़ आई है या बिहार क्षेत्र में बाढ़ आई है तो वो किस प्रकार से उसको नियंत्रण करेंगे, पहले से ही वो लोग प्लानिंग कर लेते हैं अपना। ठीक है, कैसे हमको करना है, ये सतर्कता की बात आ गई। इसके साथ साथ देखें कि मजबूत इच्छा शक्ति होती है। यदि वो ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, जो भी लोक सेवक होंगे जिनमें ये गुण पाया जाएगा सकारात्मक, तो उसमें होगा क्या कि वो लोग एक अच्छी इच्छा शक्ति होगी, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति होगी। एक बार काम में वो डिसाइड कर लिए कि मुझे ये करना है, इतने बजे तक करना है, फिर उसमें वो समय नहीं देखते कि वो 9 बजे हम ऑफिस में आए हैं और 5 बजे हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो जब तक काम समाप्त नहीं होगा उसको घर में भी ला के कंप्लीट करेंगे और सुबह तक जब तक काम नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक वो काम करते रहेंगे और एक अच्छा आउटपुट देंगे। तो ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से कुछ ये बिंदु हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये कुछ प्रमुख हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं। आगे देखते हैं दूसरा जो एरो बना हुआ है, ये जिनकी निम्न सामवेगिक बुद्धि होती है या जिनमें गुण कम पाया जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल निम्न ही होती है, कम पाया जाता है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दूसरा एरो में लिखा है कि आक्रामक होते हैं, को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, बदलाव का विरोध करते हैं। ठीक है, हमेशा यदि कोई नई चीज़ की जाएगी तो उसका विरोध हमेशा करेंगे वो लोग। अल्प श्रोता के रूप में देखा जा सकता है इनको। ठीक है, कम कम सुनते हैं, जैसे कोई आदमी आपके पास आया, वो सुनते बहुत कम है, तुरंत उसका जवाब देने लगते हैं। ठीक है, पहले आप बात को सुने। ठीक है, अच्छा श्रोता, मैंने इसकी पॉजिटिव पॉइंट में बताया था, आपको देखा होगा। और इसमें होता क्या है कि ये लोग कम सुनते हैं। ठीक है, तुरंत उसका जवाब दे देते हैं किसी को, तो ये हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ पूर्वाग्रही होते हैं। पुरानी जो धारणाएं हैं, आपने पहले पढ़ा होगा पूर्वाग्रह, तो उसमें मैंने बताया था कि ये लोग पुरानी जो धारणाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, उन पर ये कार्य करते हैं, उसी के आधार पर ये अपना डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, अहंकारी होते हैं। ठीक है, अपने पद का इनको अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ये लोगों के काम भी जो सही तरीके से नहीं करते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद असंतोषी होते हैं, इनको संतोष कभी नहीं मिलता, मतलब हर चीज़ की भूख लगी रहती कि ये भी हो जाए ये भी हो जाए, पर होता लास्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये असंतोषी हो गया। इसमें और भी आप इसमें लिख सकते हैं, पर एक समझाने के लिए है। झगड़ालू होते हैं, हमेशा अपने जो सहकर्मी होंगे, जो कनिष्ठ वर्ग के जो कर्मचारी होंगे, उनके साथ हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ये आप पहचान सकते हैं कि आखिरकार जिनमें सामवेगिक बुद्धि अच्छी होती है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, और जिनमें सामवेगिक बुद्धि कुछ कम होती है या अल्प विकसित होती है तो वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इनमें अल्प विकसित और विकसित का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, तो ये सीखे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इसकी जो अवधारणा है, इसका विकास किस प्रकार से होता है, ये देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको बता दूंगा कि इसे आप याद रखें। सबसे पहले डार्विन ने बताया था कि अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन आपने देखा होगा, डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा था। ठीक है, उससे ही एक अनुकूलन निकला था। अनुकूलन में इन्होंने ये बताया था, इसका महत्व बताया था उन्होंने, कि व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे और कितनी करता है। ठीक है, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया अनुकूलन से, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ से शुरुआत हुई थी कि भावनाएं उनमें भी होती हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सोरेन किरकेगार्द ने कहा था, दूसरा बिंदु आप देख लें, कि मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से होती है। ठीक है, होती है, ना कि उसकी बुद्धि से। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसकी जो पहचान होती है कि उसकी भावनाएं कैसी हैं, सकारात्मक है नकारात्मक, उसने सोचने का तरीका कैसा है, इससे उसकी पहचान होती है। ठीक है, उसकी बुद्धि से नहीं होती कि उसका ज्ञान कितना है, क्या है, कैसे वो समाज में रहता है, इससे उसकी पहचान होती है। और वो समाज में कैसा बिहेव करता है, कैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी पहचान इसमें होती है। ठीक है, तो सोरेन
कीरकेगार्ड को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद इसलिए रखेंगे क्योंकि आप इसे कोट कर सकते हैं, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी तो आप ये इनको जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम लिखें और ये लिख सकते हैं कि भावनाओं से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, बुद्धि से नहीं होती है। तो ये आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, आपको ऐसे वगैरह में भी काम आ सकता है, तो ये इसलिए मैंने लिख दिया इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थोर्नडाइक ने क्या कहा था। 1920 से ये थोड़ा सा डेट्स इसमें मिलने लगी हैं। तो थोर्नडाइक ने 1920 में सामाजिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया था, एक धारणा उन्होंने बनाई थी जिसमें कहा था कि सामाजिक संबंध जो होते हैं उनको निभाने के लिए उचित विकल्प चुनने की क्षमता। तो ये जो सामाजिक बुद्धिमत्ता है वो क्या है, पूछा जा सकता है आपसे, 3 नंबर में पूछ ले हो सकता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें। तो सामाजिक संबंधों को निभाने के लिए उचित विकल्प चुनने की क्षमता, तो ये ध्यान रखें इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डेविड वेसलर। ठीक है, डेविड वेसलर ने 1940 में ये बताया था कि यदि व्यक्ति को सफल होना है, डेविड वेसलर ने 1940 में ये बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को सफल होना है तो उसमें बौद्धिक एवं भावनात्मक पक्ष दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, आपको हर जगह काम आएगा। डेविड वेसलर ने 1940 में व्यक्ति की सफलता बौद्धिक एवं भावनात्मक पक्ष, तो सामवेगिक बुद्धि यदि होगी और बौद्धिक ज्ञान भी होगा तो व्यक्ति की सफलता की इसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि यदि सामवेगिक बुद्धि है और इसमें आप देखें यदि बौद्धिक ज्ञान भी है उस व्यक्ति को तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये डेविड वेसलर ने कहा था 1940 में। इसके बाद मैस्लो ने कहा था 1950 में। 1950 ध्यान रख सकते हैं कि मैस्लो ने तो काफ़ी चीज़ें कहीं, आप यदि बिजनेस का कोर्स किया आपने, मैनेजमेंट आपने कोर्स किया है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर भी इन्होंने भावनात्मक पक्षों पर इन्होंने काफ़ी महत्व दिया था। ठीक है, नेसेसिटी का सिद्धांत दिया था, आपको याद होगा, आवश्यकता का सिद्धांत, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग हॉवर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया था। ये इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने इसमें लिखा है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से 2 ऐसे प्रकार थे, उन्होंने बुद्धिमत्ता के 8 प्रकार दिए थे जिसमें से 2 का जो संबंध है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से बताया गया था। क्योंकि जब आप इसमें लिखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जानना आवश्यक होगा। जैसे इसमें उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी जिनका संबंध था हॉवर्ड गार्डनर ने, कि जो अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक दो बताए थे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से इनका संबंध था, बुद्धिमत्ता के प्रकार। ठीक है, तो उसमें अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। अभी अंतर मतलब क्या होता है, अंतर आप दूसरों से करते हैं। ठीक है, तो अंतर ऐसा हो जाएगा कि दूसरों की मनःस्थिति या मनोभाव, उनके इरादे, उनके स्वभाव, उनकी इच्छाएं हैं, जब इनको आप समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए आप निर्णय करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अंतर्वैयक्तिक संबंध इसमें आ जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के रूप में वो जाना जाएगा। ठीक है, ये बता सकते हैं। अंतःवैयक्तिक क्या होता है, तो अंतः मतलब क्या होता है, खुद के अंदर, अंतः मतलब खुद के अंदर, स्वयं के अंदर, कि जब आप भावनाओं का, क्षमताओं का, आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विशिष्टताएं होती हैं, उनको यदि आप क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दूसरा एक भाग कहलाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके से इसमें है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, 2 तरीके से इन्होंने बताया है। बाकी बुद्धिमत्ता के 8 प्रकार होते हैं, तो बुद्धिमत्ता के जो 2 प्रकार हैं वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंध रखते हैं। इसमें से पहला आपका अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अंतःवैयक्तिक। तो ये आप हर जगह कोट कर सकते हैं। तो बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत आपको 3 नंबर में भी लिखने के लिए आता है, तो आप बता सकते हैं कि यह सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था, आप वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि बुद्धिमत्ता के 8 प्रकारों में से 2 का संबंध भावनात्मक बुद्धिमत्ता से है, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके चैप्टर में है तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं दूसरा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से 2 का संबंध है, जिसमें अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। आप अंतर्वैयक्तिक को समझा दें थोड़ा सा कि स्थिति, मनोभाव, इरादे, स्वभाव, इच्छाएं, ठीक है, ये दूसरों की जो होती हैं उनको समझने का प्रयास। और दूसरे में आप बता दें कि अंतःवैयक्तिक में क्या होगा, अपनी खुद की क्षमताएं, कमजोरियां, इच्छाएं, जो विशेषताएं हैं हमारे अंदर, उनका प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये 2 तरीके से बुद्धिमत्ता के प्रकार हो जाएंगे जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंध रखते हैं। तो ये हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं
अब कुछ शब्द हैं जो दिया है इन्होंने, ये भी इससे संबंधित थे इसलिए मैंने लिख दिए, इसमें आपको काम आएंगे एग्जाम में कोट करने के लिए। तो वेन पेन ने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था, और किसमें किया था? पारिभाषिक अर्थ में। ठीक है, तो पारिभाषिक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया था 1985 में। पर यदि आपसे पूछ ले कि ये जो शब्द है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बारबरा ल्यूनर ने किया था 1966 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब स्टार्ट करेंगे आप परिभाषा की वहाँ भी लिख सकते हैं आप कि बारबरा ल्यूनर ने 1966 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, जब लिखने के लिए आ गया आपको सामवेगिक बुद्धि, तो आप एक बिंदु ये भी लिख सकते हैं कि बारबरा ल्यूनर ने 1966 में इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये आपका एक बिंदु इसमें हो जाएगा 3 नंबर वाले प्रश्नों में। इसके बाद जो कीथ बीसले हैं, इन्होंने भावनात्मक लब्धि का प्रयोग किया। तो भावनात्मक लब्धि क्या है? EQ, वही आपका इमोशनल कोशेंट, इसका इन्होंने प्रयोग किया था। तो कीथ बीसले को याद रखें जिन्होंने EQ के बारे में बताया था, और बारबरा ल्यूनर ने आपका बताया था सामवेगिक बुद्धि के विषय में। ठीक है, तो ये पहला शब्द प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखें 1966 में बारबरा ल्यूनर के द्वारा, और कीथ बीसले के द्वारा 1987 में भावनात्मक लब्धि यानी EQ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद 2 लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है जिन्हें आप याद रखें। मैं आपको बता रहा था कि जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान रखें। पहला हो जाएगा आपका पीटर सैलोवी और जॉन मेयर, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, 1990 आप याद रखें। और दूसरा आपका हो जाएगा डेनियल गोलमैन 1995। और जो पीटर सैलोवी और जॉन मेयर हैं, इनको फादर ऑफ EI भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको पिता भी कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सामवेगिक बुद्धि का, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब पीटर सैलोवी ने क्या किया था? तो पहली बार इन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। इस पर उन्होंने क्या लिखा था? निबंध लिखा था, और शीर्षक क्या था उसका? EI, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा था इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ध्यान रखें। इसके बाद 1997 में एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसका नाम था व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या पुस्तक का नाम था? व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये उन्होंने 1997 में पुस्तक लिखी थी। तो 3 बातें इसमें प्रमुख हैं। पहली चीज़, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ EI कहा जाता है, ये ध्यान रखें। पहली बार इन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था इमोशनल इंटेलिजेंस, और एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये ध्यान रखें, 2 लोग थे इसमें, आप देख लें इसमें पीटर सैलोवी और जॉन मेयर, 1990, ये ध्यान रखें। 3 मार्क्स में भी आपसे केवल नाम दे देगा, वहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं डेनियल गोलमैन जी को। तो 1995 में इन्होंने ये इनका नाम आता है, वो बताया था इन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में, और ये एक मनोवैज्ञानिक थे, अनुसंधानकर्ता थे और लेखक भी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने लिखा भी था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने एक लोकप्रिय पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और इसी के कारण इनको जाना जाता है। पुस्तक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। क्या पुस्तक का नाम था? इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था अपनी इस पुस्तक के अंदर? उन्होंने ये कहा था कि भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है वो सीखी जाने वाली योग्यता है, ये स्टैटिक नहीं कि आप एक बार आपने सीख लिया और फिर आपके दिमाग में कोई विकास इसका नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो जैविक परिस्थितियां हैं उसकी परिधि में ये तय होती हैं, और वातावरण एवं आदि कारकों के माध्यम से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है EI है उसका विकास हो सकता है। इसके बारे में इन दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके जो विचार थे, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इनको नेक्स्ट वीडियो में रखा है। अभी हम लोग इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो EI है, EQ है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, किस प्रकार से इसका महत्व है देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एरो है सेंट्रल में, उसमें मैंने लिखा है कि प्रशासन के कुशल संचालन में। ठीक है, तो पहला बिंदु आपका हो जाएगा कि प्रशासन के कुशल संचालन में इसका काफ़ी महत्व है। दूसरा आप देखें तो अभिप्रेरणा में, किसी को मोटिवेट करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, और अपने से जो
जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके सहकर्मी हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं या आपसे जूनियर सीनियर जो भी आप कहें, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी सांवेगिक बुद्धि बहुत अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो निर्णय क्षमता है, आप दूसरों के जो मनोभाव हैं, उनकी जो मन स्थिति है, उनके इरादे, स्वभाव, जिस प्रकार से भी आप देखते हैं, उनके आधार पर आपके जो निर्णय होंगे वो काफ़ी सटीक होंगे और सही तरीके से आप निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एरो में क्या है, तो उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। ठीक है, जैसे आप ये देखेंगे कि आप लोगों की मनस्थिति समझ पा रहे हैं, ठीक है, लोगों के मनोभाव आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, लोगों की कमजोरियां आप जान पा रहे हैं किस प्रकार से हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके जो मन में जो उत्तरदायित्व की भावना है कि समाज में किस प्रकार से जो वातावरण कैसा है उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो दायित्व है उसको आप अच्छे तरीके से निभा सकते हैं एक लोक सेवक के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरदायित्व में। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं संवेग और संवेदनाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। आप लोगों की जो भावनाएं हैं, लोग कैसा सोचते हैं आपके बारे में, समाज एक दूसरे के बारे में कैसा सोचता है और किस प्रकार से उनके बारे में निर्णय लिए जा सकते हैं, तो आप उनके संवेग एवं संवेदनाओं को, उनके दुखों को, उनके कष्टों को आप बारीकी से समझ पाएंगे। तो ये संवेग संवेदनाओं को पहचानने में, और भी आपको यदि याद आता है तो आप लिख सकते हैं, वैसे मैंने थोड़ा बहुत समझाने के लिए आपको बता दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक समायोजन एवं अनुकूलन के लिए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो सामाजिक समायोजन और अनुकूलन कैसे हो जाएगा कि आप एक लोक सेवक के रूप में यदि किसी गांव में या शहर में आप जाते हैं तो वहां पर आप समाज के साथ सही तरीके से उनकी भावनाओं के साथ, जैसे वो लोग सोचते हैं उसके साथ घुल मिल सकते हैं, उनके साथ अनुकूल हो सकते हैं। आप किसी, आप ये कर्मचारी की ही बात कर लें, आप एक अधिकारी हैं और आपके साथ कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो सही तरीके से आपसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या वो कर्मचारियों से सही तरीके से व्यवहार नहीं है, पर धीरे धीरे वो आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ अनुकूल हो जाएंगे। तो इस सामवेगिक बुद्धि का ये अच्छा खासा प्रभाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं टीम भावना। टीम भावना क्या है, जो टीम स्पिरिट भी आप कह सकते हैं इसे। तो इसमें होता क्या है कि यदि आपकी सामवेगिक बुद्धि बहुत अच्छी है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनके सुख दुख और उनकी जो भी परिस्थितियां आप उनको सही तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आपके साथ जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, आपके साथ जो कनिष्ठ कर्मचारी होंगे, या और भी आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ देख लेते हैं सुशासन एवं कुशल प्रशासन में काफ़ी मदद मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाएंगी तो आपका जो शासन करने का तरीका होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और आप जो प्रशासन और शासन के साथ, दोनों के साथ आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और काम जो है सही तरीके से हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद रखें इसमें महत्व में। तो ये इस तरीके से महत्व आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि आखिर दक्षता, ठीक है, सामवेगिक बुद्धि के दक्षता के क्षेत्र। तो दक्षता किस प्रकार से आएगी, इसमें देख लेते हैं हम लोग कि स्वयं की भावनाओं एवं संवेगों से परिचय। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सामवेगिक बुद्धि के दक्षता के क्षेत्र। तो दक्षता किस प्रकार से आएगी, जब आप क्या करेंगे, समझ पा रहे हैं, एक लोक सेवक में दक्षता किस प्रकार से आएगी। ठीक है, उन क्षेत्रों के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है कि स्वयं की भावनाओं एवं संवेगों से परिचय। वही मैंने आपको बताया था कि अंतः व अंतर्वैयक्तिक गुण, आप अपने विषय में तो जानते ही हो, इसके साथ साथ दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं को जानना, उनकी मनस्थिति के बारे में आपको सही तरीके से पता हो, उनके मनोभाव, उनके इरादे कैसे हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे के विषय में सोचते हैं, आपके शासन के विषय में कैसे सोचते हैं, अपने संगठन के विषय में किस प्रकार से सोचते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आप यदि उनके बारे में सही तरीके से समझ पाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, अंतः और अंतर्वैयक्तिक गुण हो जाएगा, जिसके कारण आप क्या कर पाएंगे, अपनी दक्षता को और सही तरीके से निखार पाएंगे। तो ये पहला बिंदु है। संवेगों में नियंत्रण एवं प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, अभी संवेग हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके जो मनोभाव हैं ये एक निश्चित नहीं होते कि आज सही है फिर कल बदलते रहेंगे। कभी आपका मूड गुस्से वाला भी हो सकता है, कभी आप शांत भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको सही तरीके का अनुमान लगाना है उसमें, कि यदि देख लेते हैं कि मेरा कर्मचारी अभी किस मूड में है,
वो, या आप किस मूड में है उस कर्मचारी को समझना होगा उस समय। ठीक है, तो आप यदि दोनों में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, दोनों के संबंध सही हो पाते हैं, उसका नियंत्रण कर पाते हैं और मस्तिष्क में अपना उसका सही तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं कि मुझे किस समय इससे बात करनी होगी कि ये काम सही तरीके से हो जाए मेरा और आपस में सामंजस्य भी हो जाए, तो ये संवेगों में नियंत्रण और प्रबंधन की इसमें बात हो जाएगी। ठीक है, स्वयं का हौसला बनाए रखना। यदि आपको कोई काम दे दिया जाता है तो आपका हौसला उसमें हमेशा बना रहना चाहिए। कैसे बना रहना चाहिए कि जैसे आपको कोई लक्ष्य दे दिया गया, कोई उद्देश्य दे दिया गया आपके शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या आपके संगठन के द्वारा, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं। ठीक है, और हमेशा अंत तक, जब तक आप हौसला आपके मन में रहेगा, स्वयं का हौसला, आपके काम करने की इच्छा शक्ति रहेगी और आप दूसरों के मनोभावों को समझ पाएंगे सही तरीके से, संवेग नियंत्रण सही तरीके से कर पाएंगे, तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति इसमें कर पाएंगे। तो ये नेक्स्ट बिंदु हो गया। इसके बाद देते हैं संबंध निर्वाह। अब संबंध निर्वाह कैसे होगा, यदि आप सभी ये जितनी ऊपर के अभी मैंने बताया 1 2 3 4 आपको 3 हो गए आपके, तो यदि आप इन सभी का यदि सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, चाहे आपके सहकर्मी हो, चाहे आपके कनिष्ठ वर्ग के जो भी हो, या आपसे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी यदि आपका संबंध सही तरीके से है, समाज की यदि बात कर लें या अपने घर की ही बात कर लें, यदि आप इन सब से यदि संबंध सही तरीके से रख पाए तो वही आपका संबंध निर्वाह हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग दूसरों की भावनाओं को समझना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यदि लोक सेवक हैं तो आपको दूसरों की भावनाओं को समझना आना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग में 2 चीज़ें आती हैं। पहली, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है, आप एनालाइज किस प्रकार से करते हैं, और उसके बाद वो एनालाइज करने के बाद आप सलूशन किस प्रकार से देते हैं, निष्कर्ष आप क्या निकालते हैं कि ये होगा क्या। फाइनली आप जब डिसीजन लेते हैं निर्णय क्षमता में, तो उसमें आप दूसरों की भावनाओं को समझकर कैसे कार्य करते हैं, ये आपकी दक्षता को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जो सामवेगिक बुद्धि के दक्षता के क्षेत्र में आपको काम आ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। साथ में 2 मॉडल हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पीटर सेलोवी का, ठीक है, वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे डेनियल गोलमैन का, वो भी देख लेंगे। 2 मॉडल हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो EQ है और IQ है, दोनों में अंतर क्या है, वो देखने का प्रयास करेंगे। और साथ में इसका जो अंतिम बिंदु है, इसकी उपयोगिता, शासन और प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग, ये कल हम लोग इसमें या नेक्स्ट डे जब भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप पहला और दूसरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। जय हिंद।